So let's move toward the topic. मेथड ओवरलोडिंग हमने कल किया था. ठीक है. अब इसमें जो आपको नोट्स मैंने कल भेजा था उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ लेना कि कैन वी ओवरलोड जावा मेन मेथड करेंगे तो हमेशा स्ट्रिंग वाला वैल्यू ही आउटपुट में आएगा. ठीक है, जो स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स के अंदर होएगा. अब आता है स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज़ होता है. इसके बाद कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. ठीक है, तो आपको मैंने याद हो बच्चे नौ ही आए. आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक तो स्टैटिक लिख देने से वो प्रोग्राम जो है वर्क लाइक अ ग्लोबल, मतलब पूरे प्रोग्राम में उसका जो है वो एक्सेस होता है. आपने वहाँ पे बस पब्लिक स्टैटिक लिख दिया तो ये आपको याद होगा, आप मैंने बताया था. ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें नोट्स में के हिसाब से क्या कह रहा है, फिर मैं आपको अपने हिसाब से बताऊंगा. द स्टैटिक कीवर्ड इन जावा यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट ओनली. ये मैंने कल बताया था आपको शायद. हाँ, ये बता चुका हूँ मैं. ये वापस बताना है. स्टैटिक मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होता था, अगर जैसे 500 स्टूडेंट्स वाला जो मैंने बताया था. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एक बार मेरे कंफर्म कर दो. स्टैटिक वाला सबके समझ में आया है? स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज होता है? शुड आई हैव टू रिपीट इट? ठीक है, देखो स्टैटिक कीवर्ड में हमने ये पढ़ा था, शुरू से पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट, कि ये जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज आता है. तो फिर मेमोरी मैनेजमेंट के लिए कैसे यूज आता है वो एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे. जब हम स्टैटिक कीवर्ड वेरिएबल के साथ यूज करते हैं, मेथड के साथ यूज करते हैं, ब्लॉक्स के साथ यूज करते हैं, नेस्टेड क्लास के साथ यूज करते हैं, तो जो क्लास के साथ हम यूज करते हैं उसको ये बिलोंग करता है देन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास. आई बात समझ में? यानी कि वो पूरे क्लास को करता है, नॉट पर्टिकुलरली टू एनी इंस्टेंस. तो अगर इन सब चीजों को हम एक लाइन में अगर समझना चाहें तो एक लाइन में हम ये समझ सकते हैं कि व्हेन वी आर यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड लाइक पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन, या फिर कहीं पे भी तुम देखना कि स्टैटिक यूज हुआ है, ठीक है, तो समझ जाना कि ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज हो रहा है. और वी नीड नॉट टू declare the things or allocate the values for each object again and again. It will allocate an memory space to the class. It belongs to class, इसलिए ऐसा बोलते हैं. तो आपको बार बार जो है वो मेमोरी के साथ नहीं करना पड़ेगा छेड़खानी. और उसके बाद ये मेमोरी का एफिशिएंट यूज करेगा. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो स्टैटिक है इट कैन बी अ वेरिएबल नोन एज क्लास वेरिएबल, इट कैन बी अ मेथड और एन ऑब्जेक्ट और अ फंक्शन, इट कैन बी अ होल ब्लॉक ऑफ द. ठीक है, एंड इट कुड बी अ नेस्टेड क्लास एज वेल. ठीक है, अब देखो द स्टैटिक वेरिएबल कैन यूज्ड टू रेफर टू द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमने कहा था कि सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लास बनाते हैं. तो अगर उनमें कोई कॉमन प्रॉपर्टीज होगी जो कि उनको वो क्लास बनाने के लिए जो है वो एबल करता होगा कि चलो ये सारे प्रॉपर्टीज जो हैं वो इसको एक क्लास हम बना सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि यू ऑल आर गाइज आर यूनिक इन योर ओन वे, you all guys are coming from different places,
डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एवरीथिंग। लेकिन वो कौन सी चीज कॉमन है जो आप लोगों अभी एक साथ वर्चुसा में पढ़ रहे हो, यानी कि जो भी क्राइटेरिया था उसमें एडमिशन का, उन सब में आप लोग कॉमन थे, उस सब क्राइटेरिया को आप लोग पूरे करते थे। तो दैट पर्टिकुलर कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल को रेफर करता है जिसके साथ जो है वो स्टैटिक लगा है। ठीक है, सो यू गैस कैन टेक क्लास with a single link. You guys can take class within a same classroom. तो रिसोर्सेस तो बच रहा है ना, मेरे को 4 बच्चों को अलग पढ़ाना और 4 बच्चों को अलग नहीं पढ़ाना पड़ रहा है। तो वही काम जावा में भी हो रहा है स्टैटिक से, कि आपको मेमोरी एलोकेशन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग नहीं करना पड़ रहा है। अगर मान लो 500 क्लास बच्चे हैं क्लास में, तो सबके लिए अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। जो कॉमन प्रॉपर्टी वो शेयर करेंगे उसके साथ जो क्लास बना है वहां पे बस स्टैटिक लगा दो, एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी नेम ऑफ एम्प्लॉय, कॉलेज नेम, स्टूडेंट्स, ईटीसी। ठीक है, ये सारे यूनिक हैं। द स्टैटिक वेरिएबल गेट्स मेमोरी ओनली वंस इन द क्लास एरिया एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। कोई दिक्कत तो नहीं? सिंपल है ना, यही चीज समझा रहे थे कि भाई जो क्लास है अगर उसके ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज पोजेस कर रहे हैं, तो सीधा ही उसको वो मेमोरी एलोकेट कर दो ना। अब वो मेमोरी एलोकेट कर दो ताकि अब उसमें जो है वो पूरा ऑब्जेक्ट उसी को एक्सेस करे, तो मेमोरी बचेगा ना। अब हर ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहा है वेदर इट इज यूजिंग इट और नॉट, है ना। एरे जैसा है कि अगर वेस्टेज ऑफ मेमोरी, अगर मान लो 9 यूनिट्स की जरूरत है और हमने 10 दे दिया हुआ है, तो 1 यूनिट हमेशा वेस्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई एरे वाज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। लेकिन वो वाला स्टैटिक और ये वाला स्टैटिक में फर्क है। वो वाला स्टैटिक का ये मतलब था कि डायनेमिक नहीं हो सकता था। स्टैटिक इसलिए था कि रन टाइम और कंपाइल टाइम पे वो चेंज नहीं हो सकता था। ये वाला स्टैटिक का मतलब है कि इसका जो एक्सेस है वो थोड़ा ग्लोबल टाइप हो जाता है। इसका जो एक्सेस है वो क्लास को ज्यादा बिलोंग करता है रादर देन ऑब्जेक्ट्स इंडिविजुअली। फाइन, तो ये हो जाता है स्टैटिक वेरिएबल। आप कहीं वेरिएबल के आगे, मेथड के आगे कहीं यूज करोगे, यानी कि उसका रीच जो है वो पूरे क्लास को बिलोंग करता है मोस्टली, चाहे वो मेथड हो उस क्लास का या एनीथिंग। ठीक है, तो अब जब मान लो कि हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का जो है वो सारे यूनिक हैं और हमें उसका जो है वो कॉमन प्रॉपर्टीज लेके क्लास को ही अगर हम रेफर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका एडवांटेज क्या होगा? इसका एडवांटेज ये होगा कि ये मेमोरी का जो है एफिशिएंट यूज करता है। ठीक है, अब जैसे देखो, क्लास बनाया स्टूडेंट नाम का, रोल नंबर दिया, स्ट्रिंग नेम दिया, स्ट्रिंग उसका कॉलेज का नाम दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब सपोज देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। नाउ ऑल इंस्टेंस डेटा मेंबर विल गेट मेमोरी ईच टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कोई दिक्कत तो नहीं? अगर 500 स्टूडेंट हैं तो 500 इंस्टेंसेस बनेंगे, तो हर टाइम जो है वो अलग अलग मेमोरी एलोकेट होना चाहिए जब जब ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होगा, है ना। ऑल स्टूडेंट्स हैव इट्स यूनिक नेम, रोल नंबर, etc. द इंस्टेंस डेटा मेंबर इज गुड इन सच केसेस। हियर कॉलेज रेफर्स टू अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। सही है। इफ वी मेक इट स्टैटिक द फील्ड विल गेट द मेमोरी ओनली वंस। अब ये कॉलेज जो है उसके नाम से कोई क्लास बना लो, ठीक है, और कॉलेज को जो है वो आप अपना मेमोरी एलोकेट कर दो। तो तुमको मेमोरी एलोकेट करने का जरूरत स्टैटिक लगाने के बाद सिर्फ एक बार होता है, देन यू कैन एक्सेस द होल प्रोग्राम। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल हमने देखा था कल कि विदाउट स्टैटिक और स्टैटिक यूज करके क्या हुआ था। एक प्रोग्राम देखो, ठीक है, each time a memory is allocated without using a static variable। तो पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट याद करो, ऐसा इसमें कोई कनेक्शन रिलेटेबल वैसा नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो करो। पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट क्या करता था कि एक वैल्यू तुम्हारा मेमोरी के अंदर जाता था और बाद में उसी मेमोरी वाले वैल्यू को वो इंक्रीज करता था। अगर वो पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, प्री इंक्रीमेंट कर रहा है, तो मेमोरी वाला वैल्यू को प्रिंट करता था, सॉरी मेमोरी वाला वैल्यू को इंक्रीज करता था और उसको प्रिंट करता था। अगर वो पोस्ट है तो मेमोरी वाला वैल्यू प्रिंट करता था और मेमोरी में जाके उसको इंक्रीज करता था। याद है? आई होप इट्स क्लियर। यहां पे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर हम स्टैटिक वेरिएबल यूज नहीं करेंगे और हम यहाँ पे
स्टैटिक वेरिएबल यूज किए बिना 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इन तीनों ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, अलग अलग है, C1 C2 C3, यूनिक है। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं। अब जब इनका आउटपुट आएगा, जब तुम इनको प्रिंट करोगे क्रिएट करके, ठीक है, तो ये देखो इनिशिएट कहां से हुआ है, 0 से। इनिशियलाइजेशन के बाद इस काउंट को, क्लास जो बनाया हुआ है काउंटर तुमने, अब इस क्लास को तुमने स्टैटिक तो किया नहीं है, इस क्लास को हमने स्टैटिक तो किया नहीं है, इसको ब्लू कर दो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं ताकि ये और विजिबल हो जाए, ठीक है, अब दिख रहा है। देख रहे हो, अब यहाँ पे क्या होगा, विल गेट मेमोरी ईच टाइम वी आर इंस्टेंस इज क्रिएटेड। जब जब ये इंस्टेंस क्रिएट होगा, इसका जो है वो मेमोरी 1 बना, इसका 2 बनेगा, इसका 3 बनेगा। ये मैंने 1 2 और 3 जो है ना, ये मैंने लिखा है एड्रेस, मान लो, मतलब एक जगह खोली नंबर, रूम नंबर मान लो कि मेमोरी इसका जो है ये रूम नंबर 1 में दे दो, वहां स्टोर हो जाएगा, रूम नंबर 2 में दे दो, रूम नंबर 3 में दे दो। लेकिन अलग अलग होगा तो फिर क्या होगा, पहले वाले का जो है वो 0 से शुरू हुआ, तो पहले वाले का जो है वो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। दूसरे वाले का ये जाएगा फिर काउंटर के पास, काउंटर जो है वो किस क्लास के अंदर है, इस क्लास के अंदर है। उसके अंदर जो काउंट है वो किससे इनिशिएट हुआ है, 0 से इनिशिएट हुआ है। तो 0 से इनिशिएट हुआ है तो न्यू काउंटर के अंदर कितना आएगा, 1, और फिर 0 से इनिशिएट हुआ है, फिर न्यू काउंटर के अंदर आएगा 1। तो हर बार मेमोरी नया नया अलोकेट होगा और ये प्रिंट करेगा 1 1 1। इसको 4 बार कॉल करोगे विद यूनिक नेम, विद यूनिक ऑब्जेक्ट, तब भी ये 1 ही प्रिंट करेगा। तो ये समझने में कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर मैं नेक्स्ट प्रोग्राम देखता हूं स्टैटिक के साथ। चलो अब स्टैटिक वेरिएबल यूज करके, तो इंट काउंट जहां 0 किया था तुमने, ठीक है, दिख रहा है ये वाला इंट काउंट जहां 0 किया था, बस वहां स्टैटिक कीवर्ड यूज कर दिया। मैं इसको रेड कर देता हूं, तुम्हें देखने में आसानी होगी। ये देखो, तो क्या होगा कि एक बार ही काउंटर के अंदर मेमोरी जाएगी और काउंट के अंदर भी एक बार ही मेमोरी जाएगी। एवरी टाइम अ न्यू इंस्टेंस इज क्रिएटेड, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन काउंट। तो ये बोलेगा कि मेमोरी 1 के अंदर 0 था, तो नया वाला जो क्रिएट हुआ वो सी काउंट प्लस प्लस करना है आपको काउंटर 2 के अंदर, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल। तो इसको भी मैं रेड कर देता हूं। तो अगर 0 था तो ये 1 हो गया। अब ये वाला पार्ट जो है वो एक बार ही मेमोरी एलोकेट होगी ना, तो मेमोरी 2 जो होगा वो डिपेंडेंट होगा मेमोरी 1 के अंदर जो भी वैल्यू है, मेमोरी 1 के अंदर जो भी वैल्यू है प्लस 1, फिर मेमोरी 2 के अंदर जो भी वैल्यू है प्लस 1। अब समझ में आ रहा है स्टैटिक का मतलब, एक टाइम ही मेमोरी एलोकेट होगा, बार बार नहीं, तो डिपेंडेंसी बनी रहेगी, ठीक है, कनेक्शन रहेगा। तो 1, यहाँ पे 1 आ गया आंसर, यहाँ पे 2 आ गया आंसर। सिमिलरली जितनी तीसरी बार कॉल होगा तो ये भी मेमोरी से ही उठाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया आंसर, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ ताकि जब तुम नोट्स पढ़ोगे तो तुमको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिसको तुमने स्टैटिक बनाया वेरिएबल को, अगर उसमें तुम इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो अगर स्टैटिक है तो वो मेमोरी पे डिपेंडेंट होएगा, एक बार ही मेमोरी एलोकेट होगी और उस मेमोरी के अंदर ही जो कॉल करोगे
तो बार बार वो मेमोरी के अंदर जो वैल्यू है वही इंक्रीज करेगा। फाइन। और जिसमें नहीं था उसमें क्या होता था, सारे इंडिविजुअल जितनी बार बनाओगे उतनी बार वो बनता चला जाएगा। तो एक बार क्या होगा, मेमोरी फुल हो जाएगी। मान लो 200 ऑब्जेक्ट का ही जगह है तुम्हारे कंप्यूटर में, तो 200 ऑब्जेक्ट में फुल, और इसमें मान लो एक का जगह है, तो एक में ही सारे ऑपरेशंस होंगे और 199 जो है वो खाली रहेगा। तो ये स्टैटिक का काम है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ये खूब अच्छे से समझ में आया आपको? कोई आपसे पूछेगा तो आप उसको समझा सकते हो, बताओ, नहीं तो फिर हम वापस बताएंगे आपको, नहीं तो हम कंस्ट्रक्टर्स पे चलेंगे। I'm waiting for your answers. You have 1 minute. Let me know. Otherwise, we will finish it off. No doubt. Thank you. चलिए, और किसी को हो तो बताओ, मैं रुका हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे कम आए हैं आज। I'll share video to them, but कंस्ट्रक्टर बहुत इम्पोर्टेंट था, उनकी जिम्मेवारी है। बाकी जो आए हो 9 बच्चे, वो समझा देना अगर कोई पूछे तो। I'll not repeat this again. मैंने बोला था आपको कि आधे घंटे 40 मिनट के लिए आओ, ज्यादा होशियार हो। कोई बात नहीं, चलो कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं। मैं पहले कंस्ट्रक्टर पढ़ाने से पहले एक डॉक फाइल और खोल लेता हूँ, और इंसर्ट वाले में जाके शेप्स के अंदर अपन एक क्लास बना लेते हैं। कॉपी। कल जो पढ़ा था बस मेथड के लिए पढ़ा था, आज पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर के लिए। करते क्यों है, होता क्या है, इसमें कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत हो तो बताना। ये शायद टेक्स्ट नहीं लिख सकता है। ये टेक्स्ट वाला दिख रहा है ना आपको? उसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब सही दिखेगा। ठीक है, एक और बना लेते हैं। कॉपी पेस्ट। यही पढ़ा था कल अपन ने, बस इन दोनों को रहने दो। अब जब आएगा इसमें तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। और ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरे से पूछना भी। मैं तुमसे जो क्वेश्चन पूछूंगा वो मेरे को समझ में आया, या मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा वो यहाँ पे लिख देना मेरे को मैसेज में। जितने भी बच्चे हो सबका जरूरी है रिस्पॉन्ड करना, ठीक है ना? लेट्स स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्टर। फाइन। मैंने तुम्हें कल बताया था जावा सर्टिफिकेशन करोगे, यहाँ तुम्हारे क्लास के अंदर भी जावा में कंस्ट्रक्टर बहुत जरूरी है। इसके 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो इन जावा कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड्स, ठीक है? जैसे मेथड था ना और कंस्ट्रक्टर है, इन दोनों में तुमको अंतर पढ़ना है। तो अगर तुम्हें कल मेथड समझ में आया है तो कंस्ट्रक्टर समझ में आएगा, लेकिन कब तुमको मेथड से और कंस्ट्रक्टर के बीच का डिफरेंस समझना है कि ओके सर, मेथड जो है हमने कर दिया, उसको कॉल करते थे, कॉल करने के बाद वो एक्टिवेट होता था, एक्टिवेट होने के बाद वो वैल्यूज देता था, ठीक है? उस मेथड के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जिससे को भी हम वो क्लास डॉट ओबीजे करते थे, उस क्लास में के जो फंक्शंस होते थे उसको रन करा के उसके जो ऑपरेशंस के आउटपुट होते थे वो प्रिंट कर देता था वो पर्टिकुलर मेथड, है ना? मेथड कॉलिंग किया हमने, मेथड जैसे फंक्शन के रिस्पेक्ट में मैंने तुमको सिखाया कि मेथड को पहले डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने के बाद उसको नई जगह जो है एलोकेट करते हैं, ठीक है? तो न्यू जो होता था वो क्या करता था, नया ऑब्जेक्ट बनाने के काम में आता था न्यू कीवर्ड, और उसको मेमोरी एलोकेट कर देता था। नया ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसको ऑब्जेक्ट मेमोरी तो क्रिएट करेगा।
ठीक है। तो अब उसके रेफरेंस में तुमको ऑब्जेक्ट को याद करके ये देखना है कि सर ऑब्जेक्ट में और कंस्ट्रक्टर में फिर अंतर क्या है, हम इसको क्यों करते हैं, ठीक है, इसकी क्या जरूरत पड़ी, वाई वी नीड टू हैव एनी कंस्ट्रक्टर इन जावा एंड व्हाट इज पॉइंट इन डूइंग दैट, फाइन। तो मेथड का जो है जैसे लिखा हमने, मान लो void main, ठीक है, मेन इज अ मेथड, ठीक है, इज अ फंक्शन। तो void जो है वो रिटर्न टाइप है, बट कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नहीं होने के बावजूद भी ये वैल्यू रिटर्न करता है, वो हम देखेंगे कि कैसे करता है, लेकिन ऐसे कोई इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है ना। ये किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के काम में आता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के काम में नहीं आता है। ऑब्जेक्ट को क्रिएट कौन करता है, न्यू कीवर्ड करता है। आपको याद क्या रखना है, अगर कोई पूछता है आपसे कि ऑब्जेक्ट को कौन क्रिएट करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, न्यू कीवर्ड, ठीक है, और वो सब इसमें लिखा हुआ है। लेकिन इसको छोड़ो, मैं ऐसे ही रटवा देता हूं। तो न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट तो हो गया, ठीक है। अब मैं तुम्हें जो है इस वाले फाइल पे ले चलता हूं, एक सिंपल एग्जांपल। देखो, एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, क्लास बनाया हमने स्टूडेंट, देख रहे हो, इस स्टूडेंट के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया नेम। चलो इसको बाहर लिखते हैं। नेम के अंदर हमने नेम बनाया, फिर क्लास बनाया, फिर हमने बनाया रोल नंबर। क्लास चूंकि बाय डिफॉल्ट यूज होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर हम कैपिटल में देंगे तो उसको एज अ क्लास ट्रीट करेगा, स्मॉल में देंगे तो हो सकता है मेथड भी हो, लेकिन अगर वो मेथड की तरह ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर रहा है, तो यहाँ कंफ्यूजन हटाने के लिए कोर्स कर दे रहा हूं, ठीक है। जावा का जितना भी खेल होता है वो कौन करता है, जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन ये सारा कुछ देखता है इसका। दिस सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग लाइक इंटरप्रेटिंग एंड कंपाइलिंग एंड एवरीथिंग। सो व्हेन यू आर मेकिंग अ क्लास विद नेम स्टूडेंट, ये क्लास है और ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे जो हैं वो ऑब्जेक्ट हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं इसको यहां से कॉपी कर रहा हूं, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को तुम एक्सेस कर रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को तुम एक्सेस कर रहे हो, जैसे मान लो कि ये स्टूडेंट क्लास है, क्लास डॉट s1, ठीक है, s1 इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो सारे डिटेल हैं, नेम, कोर्स एंड एवरीथिंग। तो जब तुम s1 को एक्सेस करते हो और इस स्टूडेंट पे पहुंचते हो, सिमिलरली यहाँ से मैंने इस एरो को कॉपी किया तुमको समझाने के लिए खाली, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसका नाम हमने दे दिया स्टूडेंट डॉट s2, ठीक है, समझ में आ रहा है।
यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? अब देखो कि कंस्ट्रक्टर का रोल कहां पे आता है। जेवीएम क्या करता है कि जब तुम इनको क्रिएट करते हो तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है? न्यू कीवर्ड से, याद रखना। ऑब्जेक्ट क्रिएट हम इससे करते हैं, बाकी नोट्स वाले से मैं बताऊंगा। तब तक तुम्हारा कंसेप्ट यहीं पे क्लियर हो चुका होगा कि कंस्ट्रक्टर होता क्यों है, हम उसका यूज क्यों करते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो न्यू जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के काम में आता है। तो फिर कंस्ट्रक्टर किस काम में आता है? कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का काम मैं पहले ही यहां लिख देता हूं। कंस्ट्रक्टर का काम है परफॉर्म इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और मेथड। ये कभी मत भूलना कि कंस्ट्रक्टर कभी कंस्ट्रक्ट नहीं करता है, बनाता नहीं है, क्रिएट नहीं करता है ऑब्जेक्ट को, परफॉर्म द इनिशियलाइज करता है। इसकी जरूरत क्यों होती है पता है? इसकी जरूरत इसलिए होती है कि जब तुमने, मान लो कि तुम्हारे क्लास में 60 बच्चे हैं, अगर मान लो कि पूरे यूनिवर्सिटी में 600 बच्चे हैं, तो अगर मान लो कि मेरे को एक पूरा डेटाबेस तैयार करना है, एक सबका डिटेल डालना है, जैसे नेम, ईमेल आईडी एंड एवरीथिंग। सो एवरी टाइम आई एम गेटिंग क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट बाय न्यू, सो एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, एवरी टाइम। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो तुमने न्यू से तो क्रिएट तो कर लिया, लेकिन व्हाई वी आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर? व्हाई? इसका आंसर क्या है कि इनिशियलाइजेशन की जरूरत पड़ी ही क्यों, है ना? हमने पहले भी तो प्रोग्राम बनाए हैं विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर, लेकिन हमने पहले प्रोग्राम बनाए थे एक के लिए, दो के लिए, इवन चलो लूप भी लगा दोगे तुम, तो वो लूप जो है वो 500 स्टूडेंट्स के लिए चल जाएगा, है ना? समझ रहे हो? अगर मान लो मैं लूप भी लगा दूं तो i इक्वल्स टू स्टूडेंट है, तो i 0 से लेके n-1 तक चल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज है। लेकिन जरूरत क्यों पड़ी? इस जावा वर्चुअल मशीन के कारण, है ना? भूलना मत, इस जावा वर्चुअल मशीन के कारण जरूरत पड़ी कि हमारे को कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है कि जैसे ही तुमने ये क्लास नाम का मेथड, ये सारा जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, या मेथड कह लो इसको, ये क्या करता है इनिशियली, ये तो क्लास है, क्लास को रहने दो, नेम, नेम में नल डाल देता है, कोर्स में नल डाल देता है, रोल नंबर में 0 डाल देता है। सिमिलरली इसके भी जैसे ही क्रिएट हुआ, नल डाल दिया जेवीएम, बाय डिफॉल्ट द वैल्यू इज नल, कोर्स का भी नाम स्ट्रिंग है तो नल, रोल नंबर चूंकि इंटीजर है तो हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ये कौन कर रहा है इनिश बाय डिफॉल्ट? ये जो बाय डिफॉल्ट है ये जेवीएम कर रहा है। जैसे ही क्रिएट हुआ, जैसे ही क्रिएट हुआ, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, नल नल और 0 हो जाता है। यहां तक समझने में किसी को भी कोई दिक्कत हो, इतने पॉइंट तक? ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये बाय डिफॉल्ट ये भी होगा, ये भी होगा। अब मैंने ऐसे ही जो है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, अब सही है। अब ठीक है, अब देखो, S1 के लिए बनाया तब भी, S2 के लिए बनाया तब भी, इसी तरीके से अगर यही चीज हम करते करते इस वाले जगह से करते करते हम इसको डॉट 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 देते देते, ठीक है, ठीक है, एन तक चले गए,
और ये आ गया 600 स्टूडेंट, मतलब कि पहला वाला स्टूडेंट से लेके 600 का लिस्ट। तो क्या मैं 600 बच्चों का नाम नल नल और रोल नंबर 0 रख सकता हूं? वेयर इज द यूनिकनेस? वेयर इज द यूनिकनेस? मैं सबको जो है वो नल नल और 0 बुला सकता हूं कि ओके रोल नंबर 0 रोल नंबर 0 600 बच्चे के हो सकते हैं। और जब तक तुम क्रिएट करते रहोगे 600 करो या 6 लाख करो, ठीक है, ये वाला जो जावा वर्चुअल मशीन है ये तो इसको बाय डिफॉल्ट यही वैल्यूज देता रहेगा जैसे ही क्रिएट होता है। तो ठीक है, तो फिर आया इसका समाधान करने के लिए कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट, ठीक है, शक्तिमान की तरह। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, अभी यहां पे जैसे नल है, यहाँ पे जैसे नल है, यहाँ पे 0 है, इस कंस्ट्रक्टर ने इनिशियलाइज कर दिया पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए। जब पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे, यानी कि मेथड को कॉल करोगे, कंस्ट्रक्टर इज लाइक अ मेथड बट having some special features. It's not used for creating an object but performance of initialization of object, ठीक है। तो S1 के लिए, पहले स्टूडेंट के लिए इसने बताया कि इसका नेम जो है वो रवि है। दूसरे वाले का इसने बता दिया कि इसका कोर्स जो है वो BCA है। और तीसरे वाले के लिए बता दिया कि इसका जो रोल नंबर है वो 1001 है। सिमिलरली दूसरे वाले का नाम जो है वो मोहन है। सिमिलरली इसका जो कोर्स है वो बीटेक है और इसका जो रोल नंबर है वो है 1004। इसको मैं कर देता हूं डिलीट। अब कंस्ट्रक्टर का रोल समझ में आया? बताओ, अगर कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो ये इनिशियलाइजेशन नहीं होता, समझ रहे हो? अगर ये इनिशियलाइजेशन नहीं होता तो 600 बच्चों का, 6000 बच्चों का, अगर ये मान लो कि अपने पास 6000 बच्चे हैं, तो 6000 बच्चों का हम जो रिकॉर्ड है उसको यूनिक कैसे बनाते हैं, उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं? फाइन। So every time we are creating an object, it needs to be initialized also. That initialization is done by constructor. So what we have read कि by default whenever you are creating an object, कभी भी जब तुम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो तो जावा वर्चुअल मशीन उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू देता है जो कि हमेशा बाय डिफॉल्ट नल या 0 होता है, ठीक है। तो उसको कोई एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू देने के लिए हमको कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ता है उसको इनिशियलाइज करने के लिए, नॉट एक्चुअली प्रोवाइडिंग द वैल्यू। कंस्ट्रक्टर का यूज ही यही है टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और मेथड। तो कोई तुमसे पूछेगा व्हाट इज यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर? द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर इज द परफॉर्मेंस ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और मेथड, because when you are creating an object using the new keyword, every time you are creating it, JVM is giving it a default value. That default value cannot be used for further programming, and that default value is same for all the 6000 students. So can it be used for all 6000 students? We have to make certain values. It has to be initiated. अगर वो इनिशियलाइज होगा तभी उसमें कोई वैल्यू जो है वो ऐड होगा। जैसे हम सम एवरेज निकालते थे तो सम इक्वल्स टू सम प्लस 0 करते थे, तो पहले से 0 को इनिशियलाइज तो करते थे ना 0 से, अदरवाइज उसको पता ही नहीं चला, मेमोरी एलोकेट कर दिया, उसमें कुछ डाला ही नहीं। तो हियर इज द रोल ऑफ द कंस्ट्रक्टर। हम क्यों यूज करते हैं इसको? टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन। जो नल वैल्यू है, जो 0 वैल्यू है, उसको एक्चुअल वैल्यू में इनिशियलाइज करने के लिए। दिस इज द सिंगल पॉइंट एजेंडा ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब इसमें कंसेप्ट यूज हुआ था जावा वर्चुअल मशीन का, इनिशियलाइजेशन का, सबका। तो अब तुम बताओ कि इसमें कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बताओ। ये पूरा कंसेप्ट मैंने कंस्ट्रक्टर का बता दिया। अब हम देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि नोट्स में क्या कहता है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछो मेरे से, जितना मैंने बताया है। तुमको ये रट लेना है, समझ लेना है कि कैसे ये इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करता है एंड व्हाई कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन। व्हाट इज यूज्ड फॉर, उसको क्रिएट कौन करता है? क्रिएट उसको न्यू कीवर्ड करता है। मैंने इसीलिए आपसे पहले पूछा भी था, कल आप लोगों ने बताया भी था।
क्यों करते हैं? क्योंकि वैल्यू जो है वो सबका जो है वो नल नहीं हो सकता, 6000 जो रिकॉर्ड्स हैं वो सेम नहीं हो सकते, इट हैज टू बी यूनिक। सबका नाम नल नहीं हो सकता, सबका नाम रोल नंबर नहीं हो सकता है। इज इट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस? नहीं ना। तो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या है? यही जो मैंने आपको अभी सिखाया। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर है? बिल्कुल बता दोगे किसी से, कोई कोई पूछेगा तो लेट मी नो अगर कोई दिक्कत है तो। एनी डाउट इन वट एवर आई हैव आई मीन डिस्कस्ड राइट नाउ, उसमें कोई भी डाउट है तो बता दो, छोटा सा छोटा बता देना, कुछ और पूछना हो तो। आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? मैसेज नहीं आ रहा तो मैं समझ रहा हूं कि आगे बढ़ना चाहिए। नो डाउट, गुड, वेरी गुड, आई एम ग्लैड। इसमें डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है? बता देना डाउट होगा तो, तुम्हारी गलती होगी अभी। अब देखो, मैंने जो तुम्हें एक लाइन में बताया है उसको ये 4 लाइन में बताएगा। अब तुमको सब कुछ समझ में आएगा बाय रीडिंग इट वंस ओनली। इट इज a special type of method, पता है आपको, which is used to initialize the object। वेरी गुड। कैसे? ये भी जानते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, रेड कर दिया और इसको बोल्ड भी कर दिया। Every time an object is created using the new keyword, at least one constructor is called। सही है? एक कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा, नहीं कॉल होगा तो फिर कैसे इनिशियलाइज करोगे उसके लेटर्स को, ठीक है, उसके नेम को और एनीथिंग को। तो ये भी पॉइंट क्लियर है। It calls a default constructor if there is no constructor available in the class। In such case, Java compiler provides a default constructor by default। ठीक है, तो constructor by default भी कॉल होता है, ये प्रोग्राम में हम देखेंगे। अगर कोई कंस्ट्रक्टर तुमने नहीं बनाया हुआ है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो भी अवेलेबल है जावा के अंदर, और वो इट हैज टू बी कम देयर, अदरवाइज जो नल नेम है स्टूडेंट का वो नल ही रह जाना है। आ रही बात समझ में? क्रिएट तो तुमने कर दिया, न्यू से आपने उसको अलोकेट भी करवा दिया मेमोरी, बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इनिशियलाइजेशन? परफॉर्मेंस ऑफ इनिशियलाइजेशन कौन करेगा अगर कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो? ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स थे, ये भी आपको मैंने बता दिया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा, नो आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटराइज्ड। मतलब कि एक आर्ग्यूमेंट वाला और एक विदाउट आर्ग्यूमेंट वाला। ठीक है, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर क्यों बोलते हैं? तो इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यू एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, ये वैल्यू को इनिशियलाइज करता है, इट परफॉर्म्स द इनिशियलाइजेशन ऑफ दैट वैल्यू। जब वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होता है, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट अ कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास। ठीक है, it is because Java compiler create a default constructor if your class doesn't have any। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप वो कंस्ट्रक्टर को करो क्रिएट या बनाओ, क्योंकि जावा कंपाइलर जो है वो अपने आप कंस्ट्रक्टर बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ना, इसलिए बनाता है क्योंकि अभी तक तो हम कुछ बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जानते नहीं थे, तो हमने कहा कि नहीं भाई हमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे स्टूडेंट का नाम क्लास है तो कभी भी कंस्ट्रक्टर का नाम, यहाँ मैं एंटर करता हूं, तो जो तुम कंस्ट्रक्टर बनाओगे, कंस्ट्रक्टर इज एक्चुअली अ मेथड, स्पेशल मेथड, उसका नाम हैज टू बी स्टूडेंट ओनली। याद रखना, क्लास के नाम से ही कंस्ट्रक्टर बनता है, अदरवाइज कंस्ट्रक्टर नहीं बनता। ठीक है, और अगर तुम नहीं बनाते हो कंस्ट्रक्टर तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को करता है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। इनिशियलाइजेशन नहीं होगा तो नल वैल्यू ही प्रिंट होना है सारे बच्चों के नाम में। दैट इनकंसिस्टेंट डेटा जो है वो जनरेट होगा तुम्हारे रिकॉर्ड टेबल से।
ठीक है, किसी भी केस में जाओ तुम, तो जब भी तुम कंस्ट्रक्टर का सेव करोगे नाम, वो हमेशा क्लास के नेम से ही होगा। ठीक है, अब हम आते हैं जावा वाले फाइल में। इसको कंस्ट्रक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू कंस्ट्रक्ट करने के काम में आता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। यहां तक ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए, क्यों यूज करते हैं रूल्स, कंस्ट्रक्टर को बनाते कैसे हैं। तो लेट मी इंक्रीज दिस फॉन्ट साइज फर्स्ट। ये सब है ना ध्यान रखने वाली बात है, बस याद रखना, दिमाग में रखना। बाकी ये नोट्स तो तुम्हारे पास रहेगा, तो इसको बस एक बार पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन आई गेस, है ना। अब देखो कि क्या काम करता है। देयर आर एक्चुअली 3 रूल्स, तीनों रूल एक एक करके देखते हैं। देयर आर 2 रूल्स एक्चुअली, जिसको इसने 3 पॉइंट में लिखा है। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द क्लास नेम, already discussed, should be highlighted in red. A constructor must have no explicit return type, मतलब कि explicit मतलब होता है जिसको हम clearly समझ सकें, मतलब clear, है ना। implicit मतलब कि वो सिस्टम के अंदर से ही कॉल होता है और सिस्टम के अंदर से ही वैल्यू देता है। ये C++ में एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ना था। तो एक्सप्लिसिटली कोई इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। ऑल्दो इट इज रिटर्निंग वैल्यू एवरी टाइम इट इज गेटिंग कॉल्ड, it will return some value. That's the main difference between method and constructor, because method का return value होता है। ठीक है, अब है तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हमने देखा कि क्लास नेम से सेव हो, दूसरा देखा कि इसका कोई रिटर्न टाइप एक्सप्लिसिट नहीं होता है, although it returns some values. A Java constructor can be abstract, static, final and synchronized, cannot be। ठीक है, याद रखना कि उसमें ना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज नहीं होगा, स्टैटिक यूज नहीं होगा, फाइनल और सिंक्रोनाइज्ड यूज नहीं होगा। एक्सेस मॉडिफायर पढ़ा था, एक्सेस मॉडिफायर के ये और हाई वर्जन है, ये सारे जो है वो कीवर्ड्स हैं। तो उसमें यूज क्या होगा, क्वेश्चन तुम्हारे को ये आता है, मेरे को पता है ये वाला तुमको लाइन तीसरा समझ में नहीं आया होगा। ये स्टैटिक जैसे है ना, वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट है कीवर्ड, वैसे ही फाइनल है, वैसे ही सिंक्रोनाइज्ड एक कीवर्ड है। तो ये सारे कीवर्ड्स कंस्ट्रक्टर में यूज नहीं होते, ये सारे एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। ठीक है, तो कौन से होते हैं, तो वी कैन यूज एक्सेस मॉडिफायर्स व्हाइल डिक्लेयरिंग अ कंस्ट्रक्टर। इट कंट्रोल्स द ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इन अदर वर्ड वी कैन हैव प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक एंड डिफॉल्ट। ये बस सारे यूज हो सकते हैं। ऊपर वाला जो इनके अलावा कुछ भी यूज होगा तो समझ जाना वहां पे एरर है, नहीं यूज होगा। तो रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टर में मेरे को बताओ, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आई एम वेटिंग इन ए मैसेज थ्रेड, बताओ, मैं वापस बताऊंगा। क्या दिक्कत है वो भी बताना, या अपने आप को अनम्यूट कर लो चाहो तो। पहला मैंने ये रूल डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। दूसरा किया कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, जैसे कि void और फिर इस कंस्ट्रक्टर का नाम दिया, वो मेथड होता है। ठीक है, इवन इफ वी आर गिविंग इट, वो रिटर्न करेगा वैल्यू, बट इट इज अ बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्यों है कि बाद में कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा वेदर इट इज कंस्ट्रक्टर और अ मेथड। इफ इट इज अ मेथड, इट विल नॉट इनिशियलाइज दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मेथड्स, उसको इनिशियलाइज नहीं करेगा। इनिशियलाइज करवाना है तो कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो देयर शुड बी सम डिफरेंस एग्जिस्टिंग बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स that need to be considered. Fine. The third one is public, protected, private और default। ये जो access modifiers हैं ये यूज हो सकते हैं कंस्ट्रक्टर के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी यूज नहीं होगा, लाइक एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल एंड सिंक्रोनाइज्ड, नथिंग विल बी यूज्ड। तो क्या क्या यूज नहीं होगा ये मत सोचना है, क्या क्या यूज होगा ये सोचना। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक एंड डिफॉल्ट, ये जहां लगा हो समझ जाना कि कंस्ट्रक्टर है। तो ये सिंपल 3 रूल है।
अभी तक कोई तुम लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो आई होप कि ये भी क्लियर हो चुका होगा। इट्स वेरी सिंपल, अगर शुरू में समझ में आ जाए तो आगे दिक्कत नहीं होती। टाइप्स ऑफ जावा कंस्ट्रक्टर, एक तो नो आर्ग्यूमेंट यानी बाय डिफॉल्ट, ठीक है, दूसरा विद आर्ग्यूमेंट पैरामीटराइज्ड, ठीक है। तो ये एक कंस्ट्रक्टर का टाइप है। और एक कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन इट डजंट हैव एनी पैरामीटर। सिंपल है, जब उसमें कोई पैरामीटर नहीं होगा। उसका एक एग्जांपल है, देखो मैं इसको जो है सही कर देता हूँ, साइज जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिखे। क्लास बनाया बाइक वन के नाम से, देख रहे हो फर्स्ट लाइन में, देखो ये मैं कर्सर हिला रहा हूं, है ना। क्लास बनाया बाइक वन के नाम से। यहाँ पे हमने बाइक क्लास के नाम से जो है ना, मतलब बाइक क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो उसका भी नाम क्या होगा, बाइक वन। तो पहले कंस्ट्रक्टर का नाम दे दिया, ठीक है, बाइक वन। अब ये इन्वोक कब होगा, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। तो प्रिंट आउट डॉट इन से जो है आपने इसको बाइक इज क्रिएटेड। अब मेन मेथड में आते हैं, यहाँ पे आपका क्लास भी बन गया, कंस्ट्रक्टर भी बन गया। कंस्ट्रक्टर बना किस नाम से, आपके क्लास के नाम से, ठीक है। रेड कर देते हैं कंस्ट्रक्टर को, बोल्ड कर देते हैं, है ना। अब मेन मेथड शुरू होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। जैसे आपको पता है कॉलिंग कैसे करेंगे, मेथड को कॉल कैसे करते थे, बाइक वन बी, ठीक है। कॉलिंग के टाइम में आप ये किसको यूज कर रहे हो, बाइक वन, उस ऑब्जेक्ट का नाम जो तुम बना रहे हो, मेथड का नाम, उसके अंदर न्यू बाइक वन, ठीक है, न्यू, और ये जो है वो है क्लास का नाम, ठीक है, और यही कंस्ट्रक्टर का नाम। तो क्लास डॉट ओबीजे, ये वाला पार्ट जो है वो है क्लास डॉट ओबीजे, कोई दिक्कत तो नहीं, लेफ्ट वाला। और राइट वाला पार्ट है कि भाई तुमने जो नया वाला बाइक वन बनाया है, अगर वो कंस्ट्रक्टर है, अगर तुमने नया वाला जो मेथड बनाया है वो सिंपल मेथड है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट उसका 0 आना है। अगर वो सिंपल मेथड है तो यहाँ पे स्टूडेंट की जगह नल ही आना है, क्योंकि जेवीएम तो इसको नल वैल्यू असाइन कर देगा। लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्टर है तो तुमने पहले कंस्ट्रक्टर बना चुके हो, जैसे ही तुम क्लास के नाम से यहाँ लिखते हो, इसको पता लग गया कि क्लास के नेम से ही कंस्ट्रक्टर बनाया है और यहाँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट लिखा हुआ है। तो जैसे ही तुम यहाँ कंस्ट्रक्टर का नाम लिखते हो, ये समझ गया ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो जैसे ही ये क्रिएट हो गया नया वाला, तो ये प्रिंट कर देगा बाइक इज क्रिएटेड, जो भी वैल्यू तुम देना चाहते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आप स्टूडेंट का नेम देना चाहते थे राम मोहन सोहन, तो वो प्रिंट कर देता। सिंपल है ना। कैसे अपन ने करा, बाइक वन डॉट बी, ये जो लेफ्ट साइड में है, ये है ये स्टूडेंट डॉट एस वन, ठीक है। ये रहा तुम्हारा क्लास और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आता था कंस्ट्रक्टर। तो अंदर वाला जो राइट साइड वाला जो तुमने न्यू के साथ बनाया हुआ है, ये हो गया तुम्हारा कंस्ट्रक्टर। नाउ आई एम मेकिंग इट रेड नाउ। जरूरत क्या पड़ी, सिर्फ सिंपल मेथड से ये इनिशियलाइज नहीं हो रहा था, तो हमें बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ा, और उसको क्रिएट किया, जो भी उसके अंदर वैल्यू दिया उसको बाय डिफॉल्ट रिटर्न किया इसने, है ना। अभी हम यहाँ पे कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, खाली जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स जो है जैसा ऊपर बनाया हुआ था वैसा ही नीचे है, कि क्लास का नाम सेम और आर्ग्यूमेंट के अंदर कुछ भी नहीं, देख रहे हो, और फिर curly braces open and close. That's it, syntax of default constructor. Now the second type is rule. There is no constructor in the class. अगर नहीं होता है, if there is no constructor in the class, compiler automatically create default constructor. ये तो रूल पता है। if there is no constructor in the class, compiler create, ये हमेशा याद रखना, ये दोनों एक ही चीज है, मैंने 2 बार पेस्ट कर दिया, हटा देता हूं, ठीक है।
तो क्लास बाइक जो है वो तुमने बनाया, जो क्लास कंपाइलर के पास गया, इनिशिएट हो चुका था, सॉरी क्रिएट हो चुका था, फिर क्लास बाइक, बाइक के नाम से तुमने ये कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। इसको कंपाइलर ने बाय डिफॉल्ट क्रिएट किया। अब ये समझा रहा है कि पर्पस क्या है इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यूज टू द ऑब्जेक्ट लाइक जीरो, नल, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, ठीक है। तो ये वाला चीज मैंने तुमको सबसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि पर्पस क्या है, क्यों यूज करते हैं। तो अब समझ में आ रहा होगा तुमको कि क्यों यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू डिस्प्ले डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है। ये सारा जो है वो चीजें मैं इसको इंक्रीज करता हूँ कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वैल्यू कैसे प्रिंट करेगा, ठीक है। इसको अपन बना देते हैं, साइज इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। अब देखो क्लास स्टूडेंट के नाम से बनाया, इंट किया, आईडी के नाम से स्ट्रिंग ले लिया, नेम, ठीक है। मेथड टू डिस्प्ले आईडी और वो वर्ड डिस्प्ले ले लिया, ठीक है। दैट डिस्प्ले वैल्यूज, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन यहां से शुरू करा, ठीक है। अब यहां से क्रिएट किया ऑब्जेक्ट कि स्टूडेंट 3 के नाम से जो तुमने बनाया हुआ है S1 और S2, नया नया स्टूडेंट उसको दिया, और डिस्प्ले के नाम से जो तुमने यहाँ पे रिटर्न टाइप कराया हुआ है कि वाइट डिस्प्ले रिटर्न करेगा, उसको कनेक्शन कर दिया ये नए ऑब्जेक्ट से कि S1 का जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको नेम है और आईडी है, उसको डिस्प्ले करो, और S2 का भी डिस्प्ले करो, ठीक है। क्वेश्चन अराइज कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कौन सा बनाए हैं ये बताओ। वेयर देर इज कंस्ट्रक्टर, मैं नाम लेके पूछ रहा हूँ, बच्चे कम हैं। अभिषेक, सौरभ, मधुर, विधि, सहदेव, कार्तिक, तुषार, सत्यम। कंस्ट्रक्टर दिख रहा है आपको इसमें? विधि दिख रहा है? सहदेव, इस प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर दिख रहा है आपको जितना अभी तक आपने पढ़ा है? Am I audible to everyone? Please respond. अभिषेक आपको दिख रहा है? Where is the constructor? Where is the constructor? What is the name of constructor in this program? मैंने आपको ये सिखाया था कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से होगा। क्लास का नाम तो स्टूडेंट 3 है, बट इस नाम से कंस्ट्रक्टर कहाँ बना ये बताओ। इसके नाम से कहीं कंस्ट्रक्टर दिख रहा है तुमको? ये स्टूडेंट 3, ये सारे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, कंस्ट्रक्टर तो नहीं दिख रहा। वापस चलता हूं मैं ऊपर वाले प्रोग्राम में, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये देखो कंस्ट्रक्टर लिखते कैसे हैं। यहाँ क्लास बनाया, इसी क्लास के नीचे कंस्ट्रक्टर बना दिया बाइक 1 के नाम से। कंस्ट्रक्टर का नाम लिखते हैं, इसके अंदर आर्गुमेंट पास करो या खाली रखो, तो कोई आर्गुमेंट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट है सिस्टम आउट प्रिंट इन, ये कंस्ट्रक्टर बनता है। ये याद रखना, कंस्ट्रक्टर कभी भी बनेगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर है क्या हमारे पास? कार्तिक शर्मा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, सॉरी। कार्तिक अभी समझ में आया ऊपर कैसे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, अब यहाँ पे नीचे कैसे आया? कार्तिक अनम्यूट करो खुद को और बताओ, ठीक है। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर नहीं दिया है, दैट्स वाई एक सिंपल मेथड था, जीरो और नल प्रिंट करेगा। एवरी टाइम यू आर डूइंग एनीथिंग, जावा जो है वहां पे JVM वो ये सारी चीजें करेगा, देख रहे हो? जीरो नल डिपेंडिंग अपॉन द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू। जीरो इज फॉर रोल नंबर एंड नल इज फॉर नेम, फाइन। इफ अबव क्लास यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। तो इसको अगर तुम पढ़ोगे तब भी ऐसे ही समझ में आ जाए। In the above class, if you are not creating any constructor, so compiler provides you a default constructor.
Here zero and null value are provided by default constructor. हमने यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, लेकिन जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो परफॉर्म इनिशियलाइजेशन जो JVM प्रोवाइड करेगा वही वो कर देता है। लेकिन जब तुम कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो तुम अपना मन चाहा वैल्यूज जो है वहां इनपुट करवाते हो। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये विदाउट आर्गुमेंट वाला था, ठीक है। अब आर्गुमेंट वाला आता है। इसके मैं हटाता हूँ, इसको इंक्रीज कर देता हूँ। देखो अब ये प्रोग्राम देखो और तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कंस्ट्रक्टर हमने किया, मैंने वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आईडी नेम वगैरह वगैरह। तो जैसे ही तुमने स्टूडेंट 4 लिखा तो ये वाला देखो ये खाली नहीं है, इसके अंदर हमने पैरामीटर जो है वो मेंशन करा हुआ है। सिंपल है। अब मजा आ रहा है? अब समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से इम्प्लिसिटली कैसे काम करता है, क्यों हुआ, ये सब मैंने तुमको यहाँ पे बता दिया था, ठीक है। इसमें मैंने तुमको सब बता दिया कि ये इनसाइड द सिस्टम कैसे काम करता है, जावा वर्चुअल मशीन कैसे काम करता है। अभी कैसे प्रोग्राम में कैसे करना है ये यहाँ पे अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इसमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया। अब आगे जो भी तुम इसको कॉल करोगे, अब यहाँ पे देखो तुमने कॉल किया क्रिएटिंग एंड पासिंग वैल्यूज, साथ साथ न्यू से क्रिएट किया। Remember one thing, new is used for creating an object and constructor is used for initialization of object. Constructor is always responsible for the initialization of object. Fine. फाइनली आपने डिस्प्ले करा लिया, वॉइड डिस्प्ले जो है। अब कंस्ट्रक्टर कभी रिटर्न नहीं करता, लेकिन तुमने एक मेथड बना लिया डिस्प्ले कराने के लिए, इसलिए ये कंस्ट्रक्टर जो है हम अब खुद से डिस्प्ले करवा रहे हैं। करण एंड आर्यन 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका रोल नंबर ये डिस्प्ले कर रहा है। अब बताओ कोई दिक्कत है? समझ में आया? मस्त कंसेप्ट लगा? अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पे आओ। इसमें कोई भी कुछ पूछना हो तो बता देना। मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा था। मेथड ओवरलोडिंग में क्या था कि एक ही नाम के मेथड से बहुत सारा काम करवाते हैं, दैट्स मेथड ओवरलोडिंग। तो एक ही कंस्ट्रक्टर का नाम हो, एक कंस्ट्रक्टर तुमने क्रिएट किया है और उससे तुम बहुत सारा काम करवाओगे, उसको ओवरलोड कर दोगे, दैट्स कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सिंपल है। और फिर दोनों के बीच में डिफरेंस कि भाई कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या डिफरेंस है। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उससे हमको सब समझ में आ गया कि एक का रिटर्न वैल्यू होता है, एक का जो है वो इनिशियलाइजेशन करता है, एक नहीं करता। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो एक बेसिक अगर किसी चीज का जान जाओ ना तो तुमको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग में भी नहीं, MCQs में भी नहीं। इसके अलावा इसका कोई कंसेप्ट है नहीं। बस अब अलग अलग लॉजिक्स होंगे शायद MCQs में तुम देखोगे, तो मैं वो देखता नहीं। जब तुमको दिक्कत आएगी तब बताना, तब मैं देखूंगा। सो इन जावा कंस्ट्रक्टर इज लाइक अ मेथड। सिंपल है। सो जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, रिटर्न टाइप हम करवाते हैं। इट कैन बी ओवरलोडेड लाइक जावा मेथड ओनली। So overloading in Java is a technique of having more than one constructor with different parameters. एक ही कंस्ट्रक्टर का नाम है, ठीक है, और उसके पैरामीटर्स लिस्ट जो है वो अलग अलग है, आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग है। दे आर अरेंज्ड इन अ वे दैट ईच कंस्ट्रक्टर परफॉर्म अ डिफरेंट टास्क, ठीक है। एक ही नाम है कंस्ट्रक्टर का, जैसे स्टूडेंट 5, और स्टूडेंट 5 जो है उसी नाम से क्लास है और उसी नाम से कंस्ट्रक्टर है। उसके अंदर जो है वो 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए, उसके आने वाले टाइम में उसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स पास किए। तो मेथड ओवरलोडिंग कैसे करते थे? मेथड ओवरलोडिंग रिटर्न टाइप पे तो बेस्ड होता नहीं था। मेथड ओवरलोडिंग कल ही पढ़ा है तुमने। मेथड ओवरलोडिंग डिफरेंस कैसे करता था कि अच्छा मेरे को क्या करना है। अगर मान लो पहले वाले में हमने इंट वैल्यू डाला हुआ है, दूसरे वाले में उसी मेथड के अंदर डबल, और उसी मेथड के अंदर फिर हमने नो आर्ग्यूमेंट्स डाले हुए हैं,
तो आर्ग्यूमेंट्स जो होते थे, पैरामीटर्स जो होते थे, उससे पता चलता था कि इन दो मेथड को कैसे अरेंज करके और अपने को अलग अलग काम लेना है। तो कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट डालोगे उससे पता लग जाएगा कि इससे क्या काम लेना है। तो दो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, तीन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, देख रहे हो, दो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर यहां पे इसने कर लिया। अब कल मैं तुमसे बार बार समझा रहा था कि कुछ बच्चे होंगे जो ईमेल आईडी, रोल नंबर और मोबाइल नंबर देंगे, कुछ बच्चे होंगे बोलेंगे मैं मोबाइल नंबर नहीं दूंगा, सिर्फ ईमेल आईडी दूंगा, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे मैं मोबाइल नंबर भी नहीं दूंगा, ईमेल आईडी भी नहीं दूंगा, आके इंक्वायरी करूंगा, पढ़ा था ना हमने कल, देख रहे हो। अब कंस्ट्रक्टर का नाम स्टूडेंट 5 है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम स्टूडेंट 5 है, ठीक है। अब स्टूडेंट 5 को कॉल किया, स्टूडेंट 5 को कॉल किया यहाँ पे, और वैल्यूज पास करी, और स्टूडेंट 5 के अंदर ही तीन वैल्यूज पास करी। तो जब तुम यहाँ पे दो आर्गुमेंट देते हो तो ये किसको कॉल करेगा, दो आर्गुमेंट देंगे तो इस वाले को कॉल करेगा। तो ये क्या प्रिंट करेगा, आईडी और नेम, देख रहे हो। अगर नीचे वाले को कॉल करेंगे तीन आर्गुमेंट वाले को, तो ये प्रिंट करेगा ये वाला पार्ट। इसको भी मैं रेड कर देता हूँ। सिंपल सा कंसेप्ट है, कैसे काम कर रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। और फाइनल, एक ही कंस्ट्रक्टर से हमने पूरे को प्रिंट करा लिया। तो मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज अ काइंड ऑफ सेम। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस ले लेते हैं। A constructor is used to initialize, a method is used to create, expose the behavior of the object. A constructor must not have return type, ठीक है। A method must have return type. The constructor is invoked implicitly, ठीक है, और a method is invoked explicitly। मतलब एक्सप्लिसिट का मतलब होता है सब कुछ क्लियर हो, तुम्हें दिख रहा हो कि 2+3 जो है वो 5 है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर ही सब कुछ क्रिएट हो गया, सब कुछ हो गया, तुमको फाइनल आंसर मिल रहा है, तुमको लॉजिक पता नहीं चल रहा है। तो जो इन्वोक होता है कंस्ट्रक्टर, वो इम्प्लिसिटली होता है। कोई दिक्कत तो नहीं। द जावा कंपाइलर प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अगर हम वो कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, ठीक है। और मेथड इज नॉट प्रोवाइडेड बाय एनी डिफॉल्ट वैल्यू फ्रॉम द कंपाइलर। उसको यहाँ पे फिगर में समझा दिया है। A constructor used to initialize, a constructor name must be same as class name. The method name may or may not be as a class name, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो आप इसको देखो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं।
अब बताओ, कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोग में से किसी को? सर एक प्रोग्राम में मेथड और कंस्ट्रक्टर दोनों यूज करके बताओ। ओके देखो सहदेव, ऐसे कोई जैसा चाहे वैसा हम बना सकते हैं प्रोग्राम, लेकिन जैसे मान लो कि इसमें कंस्ट्रक्टर यूज नहीं हुआ था, ये देखो, ये जो वॉइड डिस्प्ले है ये मेथड है, समझ रहे हो? ये मेथड है। अब मेथड और वो दोनों सेम नेम से अगर तुम ऐसा कुछ चाह रहे हो तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, कंपाइलर एरर आएगा, उसका कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन मेथड तो खूब सारे यूज हो जाते हैं। मतलब जैसे अगर मान लो कि ये ओवरलोडिंग वाले में अगर अपन ने कोई भी जो है वो नहीं बनाया था, जैसे मान लो इसके अंदर, ठीक है, ये मेथड के नाम से था, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर हमने नहीं बनाया था, ठीक है, तो ये मेथड कैसा दिया इसका वैल्यू, सीधा नल और जीरो। और इसी प्रोग्राम में हमने मेथड को भी रहने दिया, ठीक है, वर्ड डिस्प्ले, और यहाँ कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर दिया, ये रेड में जो है, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड और कंस्ट्रक्टर दोनों यूज हो रहा है। तो मेथड तो पहले जैसा ही यूज होता था, लेकिन जब हमारे पास वैल्यूज बढ़ जाते हैं ना सहदेव, जब हमारे पास मान लो कि वैसा ही काम हमारे को 600 800 1000 स्टूडेंट के लिए करना पड़ता है, तो फिर हमारे को कंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है, क्योंकि वो यूनिक वैल्यू नहीं होता, बाद में उसको इनिशियलाइज नहीं करवा सकते हो। इट हैज टू बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन ओनली, ठीक है। तो ये पॉइंट है इसका यूज करने का। बाकी मेथड्स तो ऑलवेज यूज होते हैं, और मेथड के रिटर्न टाइप भी होते हैं। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ऑल्दो इट रिटर्न्स अ वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ये ऐसे अभी पढ़ना नहीं था, लेकिन मैं एक ब्रीफ दे देता हूं, ताकि तुम जब इसको पढ़ो अभी तो समझ में आए, या इस पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो। ठीक है, हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया क्लास के नेम से, ठीक है, इनिशियलाइज कर लिया इंटीजर और स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक अलग ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, जो आईडी और नेम को एक्सेस कर रहा है। उस ऑब्जेक्ट का नाम है एस, ठीक है। तो ये वाला है कि आप कंस्ट्रक्टर को कॉपी कर रहे हो और इनिशियलाइज कर रहे हो अलग ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो अब जब तुम, ये चेंज कहां पे आता है कि सेम चीज जब तुम इसको कॉल करोगे तो सिर्फ तुमको वहां पे ऑब्जेक्ट का नाम पास करना पड़ता है, और कोई चेंज नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेम, कॉपी हो रहा है एक ही वैल्यू। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का है। तो इसको मैं रेड कर देता हूं जहां जहां पे भी हमने इसको ध्यान में रखना है। एक तो ये कि इनिशियलाइज कैसे करते हैं, सेम अगर थिंग को कॉपी करना हो तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट था, बाकी इसमें कुछ भी अभी नया नहीं है। विदाउट वैल्यू आपको पता है, ये हम बाद में देखेंगे, इसको रहने देना, जब आएगा कोई क्वेश्चन तब मैं इसका कंसेप्ट आपको बताऊंगा। कॉपी कैसे करते हैं वो देखते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन है कि डज कंस्ट्रक्टर रिटर्न एनी वैल्यूज? यस, इन करंट क्लास इंस्टेंस यू कैन नॉट हैव रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप तो नहीं होता है, मैंने बताया था, बट इट रिटर्न्स अ वैल्यू, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, कैन कंस्ट्रक्टर परफॉर्म एनी टास्क इंस्टेड ऑफ इनिशियलाइजेशन? यस, object creation, starting a thread, calling a method, you can perform any operation in the constructor, ठीक है, as you perform in the method, जो तुम मेथड में करते थे। लेकिन क्वेश्चन क्या होता है कि क्या जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन में हेल्प करता है? हेल्प नहीं करता, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज में हेल्प करता है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन तो न्यू से ही हो जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। वो बोल रहा है कि इन कंस्ट्रक्टर के अंदर तुम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, इन द कंस्ट्रक्टर, नॉट बाय द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इज देयर कंस्ट्रक्टर क्लास इन जावा? यस,
क्लास ही तो है, ये क्लास के नेम से होता है. व्हाट इज द पर्पस? जावा प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टर क्लास विच कैन बी यूज्ड टू गेट द इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंस्ट्रक्टर इन द कंस्ट्रक्टर क्लास. ठीक है, इट इज फाउंड दैट इन java.lang.reflect पैकेज. ठीक है, तो ये सब उतना जरूरी नहीं था जानना, लेकिन अब कोई क्वेश्चन हो तो बताओ. एनी क्वेश्चन इज देयर? लेट मी नो. ठीक है, ये मेथड और उसका कंसेप्ट समझ में आ गया सहदेव? समझ गए ना? मेथड जो होता है वो नॉर्मल मेथड होता है, मेथड कॉल करते हैं और कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं. अगर मेथड कॉलिंग से काम चल जाए तो कंस्ट्रक्टर बनाना यानी वेस्टेज ऑफ टाइम है. ठीक है, व्हेन वी आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर तो वॉइड डिस्प्ले वगैरह ये सारा जो है वो मेथड ही है, कोई टेंशन नहीं. तो थैंक यू सो मच. आप लोग आ जाए क्लास में, मैं इसका नोट्स और वो शेयर कर दूंगा. और अभी हमारा जो है वो हो चुका है. ठीक है, थैंक यू सत्यम. अभी आप ये सारी चीजें पढ़ो, बाकी अभी देखते हैं मंडे को अभी आगे क्या पढ़ाना है, अदरवाइज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे. थैंक यू.